नमस्कार। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा दमयंती जन सेवा ट्रस्ट को कि उन्होंने मुझे आज ये अपॉर्चुनिटी दी। मेरा जो टॉपिक ऑफ प्रेजेंटेशन है वो रहेगा किस तरह से उपवास के द्वारा हम अपना शारीरिक और मानसिक विकास कर सकते हैं। तो प्रारंभ करते हैं। हमारा कल्चर, हमारी हिस्ट्री फास्टिंग की, किस तरह से आयुर्वेद में इसका रोल रहा है। हमारी भारतीय संस्कृति में कई प्रकार के व्रत हुआ करते थे और आज भी इनका विधान है, जैसे मास व्रत, पाक्षिक व्रत, वार व्रत, तिथि व्रत, नक्षत्र व्रत। मास व्रत में महीने में कम से कम एक दिन का उपवास किया जाता है, जैसे कि पूर्णिमा व्रत, पाक्षिक व्रत किसी तिथि व्रत से जुड़ा हो सकता है, किसी पर्टिकुलर एक डेट से भी जुड़ा हुआ होता है, जैसे एकादशी के ऊपर हम उपवास करें यदि, या त्रयोदशी को किए जाने वाला जो हमारा प्रदोष व्रत है। वार व्रत में सप्ताह के दिन विशेष को एक विशेष आराध्य मानकर, ठीक है, उपवास करना। जैसे हम सोमवार का भगवान भोलेनाथ का या मंगलवार को हनुमान जी का हम उपवास रखते हैं। इसी प्रकार से नक्षत्र व्रत में किसी भी नक्षत्र विशेष पर व्रत किया जाता है। इसके अलावा हमारी भारतीय संस्कृति में आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति में भी ये कहा गया है, लंघनम सर्वोत्तम औषधम। तात्पर्य कि उपवास सर्वश्रेष्ठ औषधि है। उपवास को, या जिसे अंग्रेजी में हम फास्टिंग कह देते हैं, इसको यथाशक्ति जितनी आपकी क्षमता है उसके अनुसार 3 प्रकार से किया जा सकता है। आयुर्वेद में लिखा है, सबसे पहला हम करते हैं निर्जला। इसके अंदर पीने का पदार्थ भी जो है वो हम ग्रहण नहीं करते। और ये जो उपवास रहता है ये 24 घंटे और 12 घंटे के लिए किया जाता है। और करवा चौथ के जो पर्व है हमारा, उसके अंदर हम 12 घंटे के लिए इस प्रकार के निर्जला उपवास का प्रयोग करते हैं। दूसरा जो आयुर्वेद में कहा गया है वो है निराहार उपवास। इसके अंदर पानी पीना वर्जित नहीं होता, पानी आप ले सकते हैं, परंतु किसी भी प्रकार का आहार जो है वो आप नहीं ले सकते। केवल पानी या जूस या अन्य सात्विक पेय पदार्थ जो हैं वो आप इसमें ग्रहण कर सकते हैं भोजन के रूप में। तीसरा जो आयुर्वेद में उपवास लिखा गया है वो है आंशिक उपवास, आंशिक व्रत। इसको हम इंटरमिटेंट फास्टिंग भी कह देते हैं अंग्रेजी में, और जिसके ऊपर बहुत सारे शोध पत्र लिखे गए, जिसके ऊपर बहुत सा शोध भी आजकल देश विदेश में चल रहा है। और इसके अंदर हम फलाहार कर सकते हैं, इसमें फलाहार करने की अनुमति है, परंतु किसी भी प्रकार का ठोस भोजन जिसमें नमक है, चीनी है या अन्य प्रकार के भोजन है, उनको आप ग्रहण नहीं कर सकते। ये कुछ जो हमारा समयबद्ध तरीके से भी इस प्रकार के उपवास को हम करते हैं, यानी एक निश्चित समय पर हमें फलों का जो है भोजन वो ग्रहण करना रहता है, और बाकी समय पर हम बिना किसी खाने के लगातार कम से कम 8 से 10 घंटे रहते हैं। यदि हम उपवास को धर्म की दृष्टि से देखें तो बौद्ध धर्म में, ईसाई धर्म में, इस्लाम धर्म में, जुदाइज्म नाम का एक धर्म है, ताओइज्म है जो चाइना में काफी पॉपुलर है, जैन धर्म और हिंदू धर्म, इन सभी धर्मों के अंदर जो उपवास रखने वाले प्रैक्टिशनर्स हैं वो अपने शरीर की क्षमता को मापने के लिए, अपनी प्रत्याहार और टॉलरेंस लेवल को इंक्रीज करने के लिए धार्मिक उपवास करते हैं। क्योंकि सदियों से ऐसी परंपरा चली आ रही है, इस वजह से वो धार्मिक कारणों के कारण अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार का उपवास करते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम
ईसाई धर्म की बात करें तो इसमें 7 तरह के उपवास जो हैं वो 8 तरह के मेन उपवास किए जाते हैं और अलग अलग तरह से उसमें डाइट का जो है न्यूट्रिशन का कंपोनेंट रहता है। और जनीवा के अंदर तो जनीवा और स्विट्जरलैंड ऐसा एक कंट्री है जहां पर कि फास्ट ऑफ जनीवा के नाम से जो है एक पब्लिक हॉलिडे को फास्टिंग की जाती है और जो कि सितंबर के महीने में की जाती है। और ये जो परंपरा है फास्ट ऑफ जनीवा के नाम से जो पॉपुलर है स्विट्जरलैंड में, ये बहुत पुराने कई हजार वर्षों से ऐसी एक परंपरा स्वीडन में चली आ रही है जिसके अंदर की नॉन रिलीजियस कारणों से फास्ट रखा जाता है। क्योंकि जो नॉन रिलीजियस कारण है उनमें सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर वो है जब भी कोई वॉर होती थी यानी जंग होती थी उसके बाद उपवास रखा जाता था। यदि किसी प्रकार की कोई बीमारी जैसे प्लेग वगैरह या कोई महामारी फैल जाती थी उसके दौरान भी इस प्रकार के उपवास रखे जाते थे। तो ये जो किसी पर्टिकुलर इवेंट के ख़त्म होने पर या किसी पर्टिकुलर आपदा के समय पर जो रखे जाने वाले उपवास हैं, इनका मूल कारण, इनका जो मूल उद्देश्य होता था वो ये होता था कि प्रायश्चित किया जाए कि हमने जरूर प्रकृति के साथ कोई ना कोई खिलवाड़ किया होगा, इसीलिए भगवान ने हमारे ऊपर ये आपदा लड़ाई झगड़े के रूप में, बीमारी के रूप में या किसी तरह की और आपदा, बाढ़ है या भूकंप है, तो लोग ये समझते थे कि ये आपदा तभी आती है जब हमने कोई बुरे काम, बुरे पाप किए हों और स्वयं को, शरीर को तड़पा कर, भूखा रखकर हम प्रायश्चित करें, ईश्वर से माफ़ी मांगें। तो ये एक कारण भी फास्टिंग का रहा है। इसके अलावा यदि आप गूगल करेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगी जिसको हम ब्लू जोन कहते हैं। तो जितने भी हमारे ब्लू जोन्स हैं, लगभग विश्व में लगभग 11 ब्लू जोन जिनको आइडेंटिफाई किया गया है, ये हमारे धरती के ऐसे कुछ स्पेशल रीजन्स हैं, ऐसे जोन हैं जिनको हम ब्लू जोन कह देते हैं। वहाँ पर उपवास को एज ए रिलीजन, एज ए स्पिरिचुअल ग्रोथ या एज ए हेल्दी रहने की एक पद्धति के रूप में अपनाया गया है। उदाहरण के लिए जैसे इकारिया नाम की एक साउथ अफ्रीका में जगह है जहां पर कि लगभग 150 दिन का रिलीजियस फास्टिंग जो है एक साल में रखा जाता है। और ऐसे ही बहुत सारे और रीजन हैं जहां सब जीरो टेम्परेचर रहता है, वहां पर भी इस तरह के बहुत से उपवास रखने की परंपरा हमें देखने को मिलती है। और ये देखा गया है कि जो लोग इन रीजन्स में रहते हैं वो बहुत स्वस्थ, उनके चेहरे एकदम लाल रहते हैं और किसी भी तरह की उनके शरीर में डेफिशिएंसी नहीं होती और उनका एनर्जी लेवल भी बहुत हाई एनर्जी लेवल जो है उन लोगों का पाया जाता है। तो इस तरह की जितनी भी हमारी पद्धतियां हैं और जो हमारे रिलीजियस फैक्टर्स हैं उपवास रखने के पीछे जो जुड़े हुए हैं, उनका कुछ ना कुछ कारण एक रहा है। हालांकि इन पर उस समय पर साइंस ने कोई स्टडी नहीं की, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में लोग इन लोगों पर, इस तरह की पद्धतियों पर काफ़ी रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहे हैं और कंपैरिजन कर रहे हैं एक रीजन का दूसरे रीजन के साथ कि किस तरह से कितने समय का उपवास किन तरह के लोगों के लिए यूजफुल है, क्या उसके ऊपर किसी तरह की जेनेटिक्स का या किसी तरह के जेंडर का या किसी उनके खान पान का जो तरीका है, उपवास के दौरान वो क्या खाते हैं और क्या डिफरेंट है उनके खान पान में उपवास रखते समय, इन सब चीज़ों के ऊपर रिसर्च हो रही है। पुराने समय में रिसर्च नहीं थी लेकिन प्रैक्टिस जरूर थी। उसका भी कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, लेकिन जो भी उसके कारण रहे वो वेल डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसलिए हम बिल्कुल एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि उसका मेन जो ओरिजिन है, पर्पस जो है वो किसके साथ जुड़ा हुआ था। परंतु ये प्रैक्टिसेस थी और बड़ी लंबी उम्र तक और बड़ी ताकतवर जिंदगी जो है लोग व्यतीत किया करते थे। यदि आप जानवरों में भी देखें कि वो भी खाना पीना जो है कुछ समय के लिए जब बीमार होते हैं तो छोड़ देते हैं, उसे भी वो उपवास में चले जाते हैं। इसी तरह से जो हमारे पहाड़ों में जहाँ बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है, ठंड पड़ती है, वहाँ पर भी आप देखेंगे
कि कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से 6 महीने, जैसे मान लीजिए बर्फ पड़ रही है तो वहाँ के जो जानवर हैं वो 6 महीने बिल्कुल कुछ नहीं खाते हैं। जैसे भालू है, आपने देखा होगा, बकरी है, वहाँ माउंटेन लॉयन है, वो एक समय के लिए खाकर पूरा पेट भर के अपना, उसके बाद वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फबारी, इतना हेल स्टॉर्म होता है कि बाहर निकल के आप शिकार कर ही नहीं सकते। तो केवल उनके पास मुश्किल से 1 या 1.5 महीने का समय ऐसा रहता है जिस समय वो शिकार करके अपना पेट भर के और फिर वो हाइबरनेशन में चले जाते हैं, और उसी खाने को वो पचाते रहते हैं। वो शरीर के अंदर ही रहता है, लेकिन जब भी रिक्वायरमेंट आती है तो वो एनर्जी उनको देता रहता है, उसकी वजह से वो जिंदा भी रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, इस तरह के जो भालू हैं या माउंटेन लॉयन हैं, उनके जो बच्चे हैं वो अक्सर जो है मर जाते हैं, क्योंकि बच्चे को तो ज़्यादा खाना चाहिए और बच्चा जो है वो माँ का दूध भी पीता है। तो जो मदर्स होती हैं, कई बार उनके 3 या 4 बच्चे होते हैं तो वो 2 ही बच पाते हैं इस वजह से। तो वो भूखमरी एक अलग विषय है, वो उपवास नहीं है। भूखमरी से खाने के अभाव में मरना, जिसे हम स्टारवेशन कह देते हैं, वो एक अलग विषय है। परंतु एनिमल में भी ये एक प्रकार की नेचुरल टेंडेंसी पाई जाती है, बाय वर्च्यू ऑफ उनकी लिविंग कंडीशन समझ लीजिए, वेदर कंडीशन समझ लीजिए, या किसी तरह का जो भी डिवाइन इंटरवेंशन इसके अंदर है, जिसके कारण कि वो लोग उस समय पर खाना नहीं खाते, उपवास रखते हैं। खासकर बीमार, जब हमारे घर में आपने देखा होगा जानवर बीमार होते हैं तो वो उल्टी करते हैं और खाना पीना बिल्कुल छोड़ देते हैं, और कुछ समय बाद वो खुद ही ठीक हो जाते हैं। तो बहुत से ऐसे शोध हैं जो कि जानवरों पर अधिक हुए हैं, उनकी स्टडीज ज़्यादा हुई हैं। जैसे आप एनिमल प्लैनेट या डिस्कवरी चैनल यदि देखें, उसके ऊपर पूरी की पूरी इस तरह की एक सीरीज बनाई गई है, और जो बहुत ही ज्ञानवर्धक सीरीज है, आपको जरूर देखना चाहिए। ह्यूमन ट्रायल्स उपवास के ऊपर बहुत कम रहे हैं, हालांकि अब हाल फिलहाल में बहुत अधिक होने लगे हैं, क्योंकि लोग ऑटोफेजी को समझने लगे हैं। जेसन फंग नाम के एक साइंटिस्ट हैं, और जापान के भी एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, ओशिनारा, उन्होंने भी जब ऑटोफेजी का कंसेप्ट एक लेकर आए, जिसके लिए उनको 2016 में नोबेल प्राइज भी मिला, उनके अथक प्रयासों के कारण उपवास के ऊपर बहुत सारे शोध जो हैं आज की डेट में होने लगे हैं। हालांकि 1984 से ये शोध चल रहे हैं, परंतु जब से 2016 में ऑटोफेजी नाम का कंसेप्ट एक, जिसके लिए नोबेल प्राइज मिला है, तब से लगभग 1 वर्ष में 5000 के करीब केवल उपवास के ऊपर शोध पत्र छपते हैं। तो यदि हम सुपर ह्यूमंस की बात करें तो एक नाम आता है जिनका नाम है विम हॉफ। ये नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं, इनकी उम्र लगभग 61 वर्ष है, और इनकी जो हाइट है वो 6 फुट 1 इंच है। इनको लोग आइसमैन भी कहते हैं। तो आइसमैन इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि बेहद ठंड के अंदर भी, सब जीरो टेम्परेचर के अंदर, जहां पर के आप, यदि आपका हाथ अगर बाहर थोड़ी देर के लिए बर्फ में रह जाए तो गैंग्रीन हो जाए, इस प्रकार के सब जीरो टेम्परेचर के अंदर ये जो विम हॉफ नाम के आइसमैन हैं, जो कि नेदरलैंड से बिलोंग करते हैं, इन्होंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। आइस के अंदर, जहां आइस ऊपर जमी हुई होती है, लेक्स के नीचे स्विमिंग करते हैं ये लोग, और बड़ी दूर तक, लंबा बहुत जो है दूर तक वो स्विमिंग करते हैं बर्फ के नीचे, और बड़ी देर तक जो है बिना वस्त्रों के ये पूरा बॉडी कांटेक्ट इनका आइस के साथ रहता है। और इन्होंने नंगे पैर हाफ मैराथन और आइस और स्नो के ऊपर दौड़ने की जो रेसें होती हैं, जो कंपटीशन होते हैं, उनको जीता भी है। अब यदि हम उनसे बात करें तो एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री आई थी, उन्होंने ये बात कही इंटरव्यू के अंदर, कि उनसे पूछा गया कि आप में इतनी ताकत और इतना जज्बा, इतना जो जुनून क्यों है, जहाँ पर लोग सर्वाइव नहीं कर पाते बहुत सारे कपड़े पहनकर भी, और जहाँ जानवर भी जो है सर्वाइव नहीं कर पाते, आप उस परिस्थितियों में कैसे रह लेते हैं। तो उनका ये कहना है कि मैं 16 घंटे कुछ भी नहीं खाता। तो इसको मैं उपवास से जोड़ रहा हूँ, इसके अलावा वो बहुत सारे और भी कार्य करते हैं। और ये उनका जो रोज़मर्रा का जो एक रूटीन है, वो ये कहते हैं कि 11 से 7 के बीच में ही मेरी केवल विंडो होती है। कहने का तात्पर्य केवल 8 घंटे ऐसे रहते हैं, सुबह 11 से लेके और 7 बजे तक, जिसके भीतर वो कहने लगे कि मैं खाना खाता हूँ। उसके अलावा मैं 16 घंटे भूखा रहता हूँ। 3 से 4 गिलास वो पानी पीते हैं जब वो सुबह उठते हैं 7-8 बजे। किसी भी तरह का सॉलिड फूड जो है वो नहीं लेते। हाँ, चाय या कॉफ़ी, गर्म चाय या कॉफ़ी वो, या कुछ प्रोबायोटिक ड्रिंक होते हैं, अराउंड 9 बजे के करीब वो ले लेते हैं। और
उनका जिम एक्सरसाइज वगैरह करना, योगा करना, प्राणायाम वगैरह करना, ये रेगुलर उनका चलता है। और उनका एक और कहना है कि जब वो उठते हैं तो सबसे पहले वो किस ग्रीन वेजिटेबल्स जो होती है पहाड़ों के अंदर, ऑर्गेनिक जो हमारी वेजिटेबल्स हैं जिसमें बेरीज हैं, चेरीज हैं, या जो वहाँ के ऐसे नेचुरल प्लांट हैं जो पहाड़ों में रहते हैं जिनसे उन्हें अल्फा ओमेगा मिलता है। अल्फा ओमेगा जो है एक प्रकार का पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, फैट्स होते हैं, जो कि आपके शरीर के अंदर थर्मोरेगुलेशन का काम करते हैं। उनका ये कहना है कि इस तरह का खाना वो अक्सर जो है ग्रीन टी के साथ, पानी के साथ वो एक ही बारी में कंज्यूम करते हैं। जो विंडो पीरियड 11 से 7 बजे की है उनकी, सिर्फ एक बार खाते हैं और केवल 1 मील अ डे, ठीक है, 24 घंटे में केवल एक मील, जिसको उन्होंने बोला कि 6 बजे वो इस मील को ग्रहण कर लेते हैं, और जिसमें फ्रेश वेजिटेबल्स भी हो सकती हैं, और बार बार वो बिल्कुल नहीं खाते हैं। और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करते हैं, और ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है वो भूखे रहकर भी लगातार वो करते रहते हैं। तो आज तक का जो इतिहास है वो ये बताता है कि मैक्सिमम 382 दिन तक, 382 डेज तक किसी व्यक्ति ने जो है, 27 वर्ष के एक व्यक्ति हैं, उनके ऊपर शोध किया गया। 1973 का ये शोध है, स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स ने इसे किया कि लॉन्गेस्ट जो फास्ट है आज तक का उपवास है वो 382 दिन का रहा है। इस दौरान जो 27 वर्ष के ये पुरुष हैं, ठीक है, ये जो पेशेंट हैं, इनका वजन उस समय 446 पाउंड यानी 207 किलो था। स्कॉटलैंड यूनिवर्सिटी में ये अपना इलाज कराने आए थे, वजन कम करवाने आए थे। तो जब उनको वहाँ पर थोड़ा सेटिस्फैक्शन नहीं मिली तो उन्होंने अपने आप ही अपना वजन कम करने की ठाली और उपवास करना शुरू कर दिया। बीच बीच में वो कुछ कुछ डाइट न्यूट्रिशन लेते थे, परंतु बहुत हल्का न्यूट्रिशन लेते थे, लेकिन डॉक्टर्स ने उनको लगातार मॉनिटर भी किया। तो उन्होंने लगभग 5 साल के अंदर 82 किलो अपना वजन जो है वो कम किया, ठीक है। और उनका वजन 5 वर्ष के अंदर बहुत सिस्टमेटिकली, साइंटिफिकली उनको जो है रखा गया, और ये देखा गया कि वो लगातार पानी पीते रहें ताकि उनके ब्रेन को जो न्यूट्रिशन है, जो विटामिन के सप्लीमेंट्स है, वो भी वो लेते रहे। यीस्ट का वो प्रयोग करते रहे पहले 10 महीने में। पोटेशियम के जो सप्लीमेंट होते हैं वो लेते रहे, सोडियम के जो सप्लीमेंट हैं, ताकि उनकी किडनी और लिवर जो है वो ठीक रहें, उनकी जो इंटेस्टाइन है वो कहीं चिपक ना जाए, कोलैप्स ना कर जाएं, वो उनमें सर्कुलेशन ना बंद हो जाए, उनका जो डिस्चार्ज है बॉडी से यूरिन वगैरह का, ये सब जो है वो होता था। और साइंटिफिकली उनको जो है डॉक्टर्स ने लगभग शुरू के 6 महीने ऑब्जर्व किया और उसके बाद उनको बिल्कुल छोड़ दिया। तो 5 साल तक जो है उन्होंने उनके ब्लड ग्लूकोज को, उनके जो है ओवरऑल किडनी फंक्शन है, सीरम लेवल होता है जिसको हम कह देते हैं, प्लाज्मा लेवल, कितना यूरिया बॉडी के अंदर बन रहा है, कितना मिनिमम फैट परसेंटेज जो है 4 से 5% वो फैट परसेंटेज पे आ गए, वो मिनिमम मेंटेन रहना चाहिए। मैग्नीशियम लेवल्स को ऑब्जर्व किया गया, ब्लड के अंदर कितने कीटोन्स उनके बन रहे हैं प्रोलॉन्ग फास्टिंग के कारण, इन सबको जो है ऑब्जर्व किया गया। और ये पाया गया कि उनका जो शरीर था, कुछ समय तक तो उसने कार्बोहाइड्रेट यूज किया, उसके बाद उनका शरीर जो है वो फैट को यूटिलाइज करने लगा। फैट को यूटिलाइज करने से उनकी बॉडी, उनका जो लिवर है वो कीटोन बॉडीज बनाने लगा। कीटोन बॉडीज एक ऐसी चीज है जो जब ग्लूकोज अवेलेबल नहीं होता तो हमारा शरीर, हमारी जो लिवर है वो फैट को ब्रेक डाउन करके कीटोन बॉडीज बनाने लगता है। कई लोग वो कीटोन बॉडीज बनाने का मतलब क्या है, कीटोजेनिक जो प्रोसेस होती है हमारा, उसको हम कह देते हैं बॉडी हमारी कीटो यानी कि फैट को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जो यूज टू हो जाती है, उसे हम कीटोजेनेसिस कह देते हैं या कीटो अडेप्टेशन हम कह देते हैं। तो हमारा जो कीटो अडेप्टेड बॉडी होती है ये शुरू में नहीं होती है, क्योंकि हम हमेशा कार्बोहाइड्रेट लेते रहते हैं, खासकर हमारी डाइट के अंदर चपाती है, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट है, चावल है, आलू है, जितनी भी सब्जियां, वेजिटेबल, फ्रूट, सैलड हम खाते हैं उसमें प्राइमरीली हमारा जो कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो ये जो कीटोजेनिक डाइट होती है, इसे अल्ट्रा रनर्स जो होते हैं वो अक्सर अपने शरीर पर उनको अभ्यास करते हैं और वो फैट को ज़्यादा यूटिलाइज करने के लिए फैट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। अल्ट्रा रनर का मतलब है जो कि कई कई हज़ार, कई कई 100 किलोमीटर लगातार रनिंग करते हैं। इसी तरह से आपने ट्राई एथलीट्स सुने होंगे जो कि रनिंग, स्विमिंग और साइकिलिंग तीनों करते हैं, वो भी कई कई 100 किलोमीटर लगातार जो है वो एक्सरसाइज करते हैं। और ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ड्यूरिंग जो रनिंग उनकी जो होती है, जो 8-8, 10-10 घंटे चलती है, 12-12 घंटे की रनिंग चलती है उनकी, उस दौरान भी कुछ ना कुछ जो सप्लीमेंट है वो कंज्यूम करते रहते हैं, जो कि
मोस्टली ऐसे फैटी एसिड्स होते हैं जिससे कि वो एनर्जी को ज़्यादा विड्रॉ करें, क्योंकि हम सब जानते हैं कार्बोहाइड्रेट से हमें 4 कैलोरी मिलती है, प्रोटीन से 4 मिलती है, लेकिन मैक्सिमम एनर्जी जो है, मैक्सिमम एटीपी हमें 9 कैलोरी वो जो है वो फैट के 1 ग्राम फैट के ऑक्सीडेशन से हमें मिलती है। तो ये जो कीटोसिस का प्रोसेस है इसे समझना बड़ा आवश्यक है। बेसिकली फास्टिंग के अंदर जो क्लेम किया जाता है कि जब हमारी बॉडी ग्लूकोज को बर्न करके, ग्लाइकोजन को बर्न करके, कार्बोहाइड्रेट को बर्न करके जब ग्लूकोज नहीं बनाती है, ठीक है ना, तो हमारी जो लिवर है वो फैट को ऑक्सीडाइज करता है, तभी हमारा फैट यूटिलाइज होता है। और फैट का यूटिलाइजेशन बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट की कमी के कारण, जब हम कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर देते हैं, जब हम उपवास करते हैं, जब हम फास्टिंग करते हैं, तो बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट नहीं जाता। उससे सबसे जो बढ़िया बेनिफिट है वो हमारा क्या होता है, सबसे अच्छा जो बेनिफिट देखा गया है वो इंसुलिन लेवल जो है वो हमारा स्टेबलाइज हो जाता है। जब हमारा इंसुलिन लेवल स्टेबलाइज हो जाता है और इंसुलिन का सिक्रीशन हमारा जो है वो कंट्रोल हो जाता है, कई जगह तो इंसुलिन लेवल कम भी हो जाता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बॉडी में शुगर होगी ब्लड में, उतना ज़्यादा हमारा जो ब्रेन है वो लिवर को इंस्ट्रक्शन देता है, मैसेज देता है, और वहाँ पर प्रोड्यूस जो बीटा सेल होते हैं वो इमीडिएटली इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं। इंसुलिन के जो सेल होते हैं, जो मॉलिक्यूल होते हैं, वो शुगर के मॉलिक्यूल्स को ले जाकर हमारे वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से उनके सेल्स तक पहुंचाते हैं, जहां उनको एनर्जी मिलती है और वो अपना काम बड़ी आसानी से कर पाते हैं। तो जहां पर इंसुलिन की सेंसिटिविटी लोगों की खत्म हो जाती है या इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं लोग, वहां पर डायबिटीज नाम की बीमारी जो होती है वो हो जाती है। हम जानते हैं शुगर ब्लड में जब ज्यादा हो जाता है तो हम कहते हैं डायबिटीज होगा। तो ये जो कीटोसिस होती है, जहां पर कि फैट से जो प्रोड्यूस किए गए कीटोन्स होते हैं ये एनर्जी देने का काम करते हैं, वहां पर डायबिटीज जो प्री डायबिटिक हैं, जो बॉर्डर लाइन केस हैं, उनको बहुत लाभ पहुंचता है। और डायबिटीज जो है वो रिवर्स भी हो जाती है। कम से कम नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट जो है डायबिटीज, 2005 की एक स्टडी बताती है, डैनिश स्टडी, कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जब 16 घंटे की फास्टिंग, 8 घंटे का खाना के दौरान हम अपनी कैलोरीज को कम कर देते हैं, 15 दिन तक लगातार यदि हम बढ़ाते बढ़ाते इस अभ्यास को 20 घंटे का उपवास जब हम रखते हैं, तो हमारा जो ब्लड शुगर लेवल है वो डाउन आता है। इसी तरह से हमारे शरीर के अंदर ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उल्टा कहने का तात्पर्य ये कि जब हम एक मील या 2 ही मील केवल कंज्यूम करते हैं, यानी सुबह हमने 10 बजे खाया, उसके बाद केवल 6 बजे खाया, और 6 बजे के बाद सुबह 10 बजे तक, यानी कि हमने 16 घंटे का उपवास किया, तो हमारे अंदर जो एनर्जी का प्रोडक्शन है वो भी काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। बाकी की जितनी भी ओबेसिटी रिलेटेड क्रॉनिक डिजीज़ हैं, बेली फैट है, जैसे पेट के ऊपर फैट जमा हो जाना, शुगर के लिए बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है बच्चों को, जैसे कि चीनी, मीठा, ये जो जितने भी हमारे शुगरी ड्रिंक्स हैं, कोका कोला वगैरह, ये सब जिनमें सब में चीनी होती है, इस तरह के ड्रिंक्स पीने की जो हमारी क्रेविंग्स होती हैं, हंगर पैंग्स होते हैं, वो हमारे सबडी हो जाते हैं। और इसी से हमारा जो है हाइपर इंसुलिनीमिया जो नाम की बीमारी होती है, जिसमें इंसुलिन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये सारे के सारे हमारे मेटाबॉलिक डिजीज़ के रिस्क फैक्टर्स हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं कम हो जाते हैं, वेट हमारा कम हो जाता है, जिससे जॉइंट पे लोड कम पड़ता है। तो इस तरह के चेंजेस जो है अक्सर दिखाई देते हैं। और इसके अलावा जो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन है उसकी सिक्रीशन भी हमारी बढ़ जाती है। जैसे जैसे ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन की सिक्रीशन बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा एजिंग प्रोसेस डिले हो जाता है, स्लो हो जाता है, और हमारे मसल्स, हमारे बोन्स ये स्टिफ होने बंद हो जाते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, उनकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। और ऐसा देखा गया है कि उपवास रखने से लगभग 1300% जो है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का महिलाओं में और 2000% के करीब पुरुषों के अंदर इंक्रीज होता है। ऐसी बहुत सारी स्टडीज हैं उपवास करने से, जिससे कि जो हमारी एजिंग है, शरीर पे झुर्रियाँ पड़ना, मूड डिसऑर्डर्स हैं, या जैसे महिलाओं के अंदर मिनोपॉज आ जाना, पुरुषों में एंड्रोपॉज, ये जो चीज़ें हैं इनसे होने वाली जो बाकी की जो पीकॉज है, इस तरह की बीमारियों में बहुत असर पड़ता है और काफ़ी आराम है। इसके अलावा अल्जाइमर है, क्योंकि जो BDNF नाम का जो हमारा एक ग्रोथ फैक्टर होता है ये भी रिलीज होता है, इसको हम कहते हैं ब्रेन डिफाइंड न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर। ये क्या करता है, फ्री रेडिकल और सेल डैमेज को काफ़ी हद तक रिड्यूस कर देता है। और हमारे जो अल्जाइमर है, पार्किंसंस है, सिजोफ्रेनिया जैसी जो बीमारी हैं, इनको कम करने में, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है,
या हमारी ग्रे मैटर डिजीज़ हैं, वाइट मैटर डिजीज़ हैं ब्रेन रिलेटेड, ये 10 से 16 घंटे का उपवास करने से जो कीटोन बॉडीज़ हमारे शरीर के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उससे डिमेंशिया है, भूलने की जो बीमारियां होती हैं, मेमोरी रिलेटेड, लर्निंग की जो फंक्शनैलिटीज़ हैं, ये सारी की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं, हमारे न्यूरॉन्स ज़्यादा बेटर और हमारा ब्रेन ज़्यादा अच्छे से काम करने लग जाता है। इसके अलावा जो एक जापानीज सेल बायोलॉजिस्ट हुए हैं, जिनका नाम मैंने बताया, योशिनोरी ओसोमी, इनको नोबेल प्राइज़ मिला। उपवास के ऊपर इन्होंने रिसर्च किया कि जो लोग उपवास करते हैं उनके अंदर एक प्रोसेस शुरू होता है, इसको हम कहते हैं ऑटोफेजी। ऑटोफेजी जो है वो 24 घंटे जब आप उपवास करते हैं तो उस समय क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर जो भी हार्मफुल सेल्स हैं, जैसे बैक्टीरियाज हैं, वायरसेस हैं, हमारा शरीर उसको ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय करने लग जाता है। ठीक है, और इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि फ्री रेडिकल का भी काम करते हैं, हमारे शरीर में नुकसान पहुंचा सकते हैं, बाद में वो इन्फेक्शन कर सकते हैं, इन्फ्लेमेशन कर सकते हैं, इस तरह के स्ट्रक्चर्स को, इस तरह के वायरसेस को और बैक्टीरिया को ऑटोफेजी के प्रोसेस से हमारा शरीर बाहर निकाल देता है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, स्वेटिंग, और हमारे जो ओवरऑल सेल होते हैं, जो हेल्दी सेल होते हैं, उनका रिन्यूअल हो जाता है, वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाते हैं, नए सेल बन पाते हैं, जिसके कारण हमारी जो हेल्थ है वो काफ़ी इम्प्रूव हो जाती है। तो 1960 के बाद से लेके आज तक लगभग 5000 से ज़्यादा शोध पत्र इसके ऊपर, ऑटोफेजी के ऊपर जो है वो होने लगे हैं कि फास्टिंग का जो बेनिफिट है वो कितना ज़्यादा जो है फास्टिंग का बेनिफिट हमारे शरीर पे होता है। तो फास्टिंग की यदि डाइट की अगर हम बात करें, ये तो एक अलग हो गया कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है, हमारे न्यूरॉन्स के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। इसके अलावा फास्टिंग की यदि हम बात करें तो एक डाइट, जैसे सैंपल डाइट अगर मैं आपको बताऊं तो लगभग दिन में 2 लीटर पानी यदि आप पीते हैं, ठीक है ना, तो लगभग 750 ml पानी यदि आप सुबह 6 बजे कंज्यूम कर लेते हैं और दिन भर में 2 लीटर पानी यदि आप कंज्यूम करते हैं ड्यूरिंग फास्टिंग, यानी किसी तरह का अन्न आप ग्रहण नहीं कर रहे हैं, भोजन आप नहीं कर रहे हैं, गरिष्ठ भोजन। उसके अलावा हर्बल डिकॉक्शन है, जैसे मान लीजिए सुबह आपने पानी पिया 2 लीटर, 750 ml पानी पिया, उसके बाद आप दालचीनी का प्रयोग कर रहे हैं, अदरक का प्रयोग, अजवाइन, लौंग है, हल्दी है, इस तरह से जो हमारे नट्स और सीड्स हैं यदि आप उन पे रहते हैं, जैसे बादाम, अखरोट, ये जो है सीजन के अनुसार जब हम खाते हैं, कद्दू के बीज, तरबूज के बीज, अलसी हो गई, तिल हो गया, इनकी स्मूदी बना बना कर 300 ml की, कभी आपने जो है कभी लाइम जूस पी लिया, तो कभी आपने खीरे का जूस आपने कंज्यूम करना शुरू कर दिया, जिससे आपके शरीर के अंदर कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन सी, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, जिंक, फोलेट और विटामिन ए और ई जितने भी हैं हमारे, ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होते रहें। ये सारी की सारी चॉइसेस जब हम आते हैं, हम स्मूदी बना के इनको कंज्यूम करते हैं, सूप के रूप में जब हम कंज्यूम करते हैं, तो हमारा शरीर उस हिसाब से ढलता चला जाता है और हम और भी हेल्दी, फिट एंड फाइन होते चले जाते हैं। उसके बाद जो लोग एगिटेरियन हैं, जिनको हम वेजिटेरियन कह देते हैं, जो अंडे को लेना पसंद करते हैं, वो अंडा ले सकते हैं। अंडा खाने से थोड़ा सा ये फायदा रहता है कि उसके अंदर जो योक होता है, उसका जो मेम्ब्रेन होता है, वो हमारे शरीर के मेम्ब्रेन के बहुत काम आता है, जिसको हम फाशिया भी कह देते हैं, जो हमारी लेयर को बनाता है, हमारे जो एसेंशियल जो वाइटल बॉडी ऑर्गन्स हैं, लिवर है, किडनी है, पेनक्रियाज है, गॉल ब्लैडर है, उसके आसपास जो एक लेयरिंग का, प्रोटेक्शन का काम करता है, उसके लिए जो है अंडे का जो योक है वो हमारे मेम्ब्रेन्स को बचाता है, स्किन को बचाता है, और उसके अलावा उसमें जिंक भी मिलता है। उसके और भी बहुत सारे अल्टरनेट सोर्सेज हैं, जैसे जरूरी नहीं है कि आपको फैट और इस तरह के मेम्ब्रेनस जो है वो नॉन वेज डाइट से ही मिलते हैं। एवोकेडो है, जैसे एक फ्रूट है, एवोकेडो यदि आप खाते हैं तो बहुत हाई मात्रा में पॉलीअनसैचुरेटेड फैट होता है, जो हमारे शरीर में उपवास के दौरान जो है बहुत हमारे शरीर को रिकवर करने में, रिजुविनेट करने में मदद करता है। क्योंकि उपवास के दौरान हमें ये भी देखना होता है कि हम किस तरह का उपवास कर रहे हैं। उपवास हर व्यक्ति के लिए नहीं है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन है, या बॉडी बिल्डर्स हैं, या सैनिक हैं जो कि सब जीरो टेम्परेचर में खड़े हैं, या आपको कोई वायरस हो गया, वायरल हो गया, फीवर हो गया, आपको कोरोना हो गया है, तो आप उपवास ना करें, क्योंकि वहाँ पर उपवास आपको नुकसान पहुँचा सकता है। क्योंकि ऑटोमेटिकली जो है सेल डेथ होनी शुरू हो जाती है। ऑटोफेजी एक प्रोसेस है, लेकिन अगर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है आपको, जैसे आपकी कोई मेडिसिन चल रही है या आपको डायबिटीज़ है, तो आप उपवास ना करें। कई जगह कंडीशंस के अंदर ये कुछ समय के लिए जो है वो प्रोहिबिटेड होता है। इसके अलावा आप प्रोटीन की एनरिचमेंट करने के लिए स्प्राउट बना सकते हैं, नट्स हैं, ब्रोकली है, ग्रीन जितना भी सैलड है, वेजिटेबल, उनका कंज्यूम आप कर सकते हैं। तो यदि आप मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी उपवास के दौरान करेंगे,
और अपनी जो चपाती दाल, मिनिमम जो शुगर चाहिए, मिनिमम ग्लूकोज लेवल आपको ब्लड के अंदर मेंटेन करना है ताकि सुबह उठ के आप काम कर सकें, छोटी छोटी एक्सरसाइजेज कर सकें। उसके लिए आप अपनी कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट जो है वो बना सकते हैं उपवास के दौरान। यानी यदि 2000 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है एक दिन में, तो आप उसको घटाकर 25% कर सकते हैं, यानी केवल 500 कैलोरी या 600 कैलोरी आप कंज्यूम करें। तो ये सारे के सारे जो ग्लूकागोन हार्मोन है, जीएचजी कहते हैं जिसको, जीएचएच कैटाबॉलिक जो प्रोसेस है हमारा, उसमें हेल्प करता है। इंसुलिन हमारी लो हो जाती है जो कि एनाबॉलिक प्रोसेस है। अगर इंसुलिन लेवल हमेशा हाई रहेगा तो फैट सिंथेसिस जो है वो हमारा जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि इंसुलिन तब बार बार कार्बोहाइड्रेट में इन्वॉल्व रहेगी, और कार्बोहाइड्रेट या शुगर लेवल जितना ज़्यादा रहेगा उतना ज़्यादा जो है हमारी इंसुलिन को भी काम करना पड़ेगा। इंसुलिन जितना बढ़ेगा उतना हमें इन्फ्लेमेशन बॉडी के अंदर होती है। इसलिए ये बड़ा ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को आराम दें, और कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 5 दिन में 2 दिन हम उपवास जरूर करें। यदि हो सकता है इंटरमिटेंट फास्टिंग आप करना चाहते हैं तो कम से कम 18 घंटे का जो है वो विंडो रखें, जिसके अंदर आप टोटली जो है केवल पानी पिएंगे, और बाकी के जो 6 घंटे हैं उसके अंदर आप एक ही मील कंज्यूम करें। और यदि ब्रेन वर्क या फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो आप 2 मील ले सकते हैं, उसको 16/8 कर सकते हैं या 18/6 भी कर सकते हैं। तो कुल 24 घंटे का जो टाइम टेबल है वो उस हिसाब से आपका कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड डाइट का, इंटरमिटेंट फास्टिंग डाइट का आप एक चार्ट बना सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आपके कोई और भी जिज्ञासाएं हैं, प्रश्न हैं, तो आप डाल सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस सेशन से कुछ फ़ायदा पहुंचा होगा। तो मैं पुनः धन्यवाद करता हूं डॉक्टर विनोद नौटियाल जी का, दीपक जोशी जी का, और भी बाकी के जो लोग जिन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया, दमयंती जन सेवा ट्रस्ट का जो इस लेक्चर सीरीज़ को चला रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। स्टे सेफ, stay inside, keep physical distancing, and always wear your mask.